कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे, नियत वादा डाल लीजिए। जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीड एंड पास सीरीज। फिर से आ गए हम लोग लेकर के रीड एंड पास सीरीज, जिसमें से एसएसटी का एक सेकंड वीडियो होने वाला है। फर्स्ट वीडियो हमने देख लिया हुआ है, यहाँ पर डाल दिया हुआ है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से 40 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया हुआ था। यदि आप नए हैं भाई साहब, उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर उस वीडियो को देखिए। देखिए हर सब्जेक्ट का 3-3 सीरीज होगा, मेरा 3-3 वीडियो होगा, जिसको 120 क्वेश्चन हुआ प्रत्येक सब्जेक्ट का। आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव काम चल जाएगा, बेरा पार लग जाएगा। बात समझे कि नहीं? आपका उससे जितना बनना चाहिए उतना बन जाएगा 100%। देखिए यहाँ पर आपको कोई मूर्ख बनाए कि 100% इसी से आएगा, ये फालतू का बात है। अगर एक वीडियो से 100% आ जाता है तो क्या फालतू में पूरा वीडियो बनाने का फायदा है? एगो वीडियो बना देते, अगर दे देते। बात समझे कि नहीं? बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसा अफवाह आपको मतलब फंसाया जाता है। सबसे ज्यादा बिहार बोर्ड के बच्चा सबको फंसाया जाता है कि इसी से आएगा 100%। भाई साहब, इसी से 100% अगर आएगा तो फिर दूसरा वीडियो पढ़ाने का क्या जरूरत है? एक वीडियो पढ़ लीजिए, पास हो जाइए। बात समझे कि नहीं? मूर्ख बनने की जरूरत नहीं है भाई साहब। कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो समझिए कि बहुत बड़ा घपला हुआ है, ठीक है ना? लेकिन ऐसा बहुत नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए मेहनत पर विश्वास रखिए भाई साहब, चमत्कार पर विश्वास मत रखिए, ठीक है ना? चमत्कार पर विश्वास रखिएगा भाई साहब, जिंदगी का बात समझिए कि नहीं, पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग रीड एंड पास का दूसरा वीडियो एसएसटी देखने वाले हैं और मिलकर मचाने वाले हैं बवाल। तो चलिए, दिल दिमाग फेफड़ा सभी को एकाग्र करके हम लोग चीजों को पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं, समझते हैं और अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतरीन बनाने का कोशिश करते हैं भाई साहब इसके माध्यम से। सीरीज का नाम ही है भाई साहब रीड एंड पास। पढ़िए भाई साहब अच्छे से, ठीक है ना? और जितना नंबर चाहिए उतना नंबर आएगा, पास हो जाइए, बात खत्म भाई साहब। अगर आप बवाल मचाना चाहते हैं तो भाई साहब उसके लिए तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? फिर भी आपका ऑब्जेक्टिव काम चल जाएगा। आपको तो 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाना है। बस 80 नंबर का आएगा, जिसमें से 40 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है। 40 नंबर बन जाएगा, क्या फर्क पड़ता है भाई? बस अच्छे से वीडियो को देखिए, जो कॉन्सेप्ट बताते हैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, बिल्कुल अपर लेवल का होगा, ठीक है ना? चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? देखिए, यंग यूरोप क्या था? एक प्रकार का संस्था था जो इटली में चल रहा था, गुप्त संगठन था, जो मेजिनी ने क्या किया था, इसका स्थापना किया था। देखिए, अब हम रिलेटेड जो क्वेश्चन बताएंगे ना, उसको दिमाग में बैठाइए। अगर आप याद किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं याद किए हैं तो बिल्कुल चिपका लीजिए भाई साहब, ठीक है ना? क्योंकि एग्जाम में यही आने वाला है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब यंग यूरोप नहीं आएगा, सोचिएगा कि सर तो यंग यूरोप भाई, ये भाई नहीं आएगा, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उसमें से आएगा। इसलिए दिमाग को एकाग्र करके, बात समझे कि नहीं, एकदम फेविकॉल से चिपका लीजिए इस बात को कि भाई साहब जो हम बात बोल रहे हैं उसमें से जरूर एक क्वेश्चन आने वाला है। तो यंग यूरोप का स्थापना मेजनी। यंग इटली, तो दो आता है यंग इटली। इटली का स्थापना 1832 और यंग यूरोप 1834। बात समझे कि नहीं? 1831 की 32, 32-34, ठीक है ना? ये दो आपको याद करना होगा, ठीक है ना? तो यंग यूरोप और यंग इटली, ये दो अच्छे से याद कर लीजिए, दोनों का मेजनी। कहेगा क्या? इटली के एकीकरण का मसीहा, मसीहा, मसीहा या पैगंबर, पैगंबर। तो कहेगा मसीहा या पैगंबर यानी प्रोफेट, ठीक है ना? तो उसको क्या बोलेंगे? मेजनी को बोलते हैं। लेकिन कहेगा इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहते हैं? तो तलवार किसे कहिएगा? गैरीबाल्डी को, गैरीबाल्डी को। आपको पता ही है गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था जो इटली के दक्षिणी भाग का, बात समझे कि नहीं, सिसिली और नेपल्स का क्या किया था? वो एकीकरण किया हुआ था उसको। बात समझे कि नहीं? अब दूसरा, ये इटली के एकीकरण का वास्तुकार या फिर इटली के एकीकरण का दिमाग या फिर इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ, ये तीनों क्वेश्चंस एक ही को कहा जाएगा, वो है काउंट काबूर। काउंट काबूर, काउंट काबूर को याद रखना है, ठीक है ना? लेकिन जर्मनी में बदल जाता है, कहेगा जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार किसे कहा जाएगा? तो उसे हम कहेंगे बिस्मार्क को, जिसने लौ एवं रक्त नीति का, लौ एवं रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया हुआ था। बात समझे कि नहीं? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन। बिल्कुल दिमाग में इस चीज को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड में रखिए भाई साहब कि कैसे क्या है। दिमाग में आना चाहिए ये सब क्वेश्चन, आपके दिमाग में ये सब टरपना चाहिए। अगर नहीं है तो कुछ बीमारी है भाई साहब, इलाज कराने की जरूरत है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सन 1870 में फ्रांस में कौन सा, फ्रांस और पर्सा के बीच कौन सा युद्ध लड़ा था? आप बताइए कि बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण करने के लिए कौन सा युद्ध लड़ा था? वो तीन गो युद्ध लड़ा था। 1864,
वो प्रसा का चांसलर था, बात समझ नहीं। तो इसलिए तीनों युद्ध में प्रसा होगा, लेकिन तीन गो से युद्ध लड़ा। पहले डेनमार्क 1864 में, उसमें जीत गया, बात समझ नहीं। दूसरा ऑस्ट्रिया के साथ लड़ा, जिसे सेडेवो का युद्ध कहते हैं, सेडेवा का युद्ध, सेडेवो, सेडेवो का युद्ध। तो सेडेवो का युद्ध 1800, यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगना है भाई साहब। ये सेडेवो का युद्ध कब हुआ था? 1868, बात समझे कि नहीं। सेडेवो का युद्ध कब हुआ? 1868 या 1866? 1866 ईस्वी में सेडेओ का युद्ध, बात समझे कि नहीं। सेडेओ का युद्ध 1868, कितना बच्चा मारता है, गलत होगा। 1866 ईस्वी में सेडेओ का युद्ध। और सेडान का युद्ध कहेगा तो, सेडान का युद्ध कहेगा तो 1870 ईस्वी में, बात समझे कि नहीं। ये फ्रांस के साथ हुआ था, और सेडेओ का युद्ध ऑस्ट्रिया के साथ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था, बात समझे कि नहीं। तो ये दोनों याद रखिए। सब में कौन जीता? सब में जीता भाई साहब प्रसा। प्रसा का चांसलर कौन था आपको? बिस्मार्क। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्योंकि भारत जब आजाद हुआ तो छोटा छोटा टुकड़ा में 565 रियासत में बटा था, और सभी का एकीकरण कौन किए? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। तो ये जूनागढ़ तीन को नहीं आ रहा था, जूनागढ़, बस समझे कि नहीं। एक आपका हैदराबाद, और दूसरा तीसरा आपका कश्मीर, लेकिन ये तीन को भी ठिकाना लगा दिए, ठीक है ना, लाठी के दम पे। ठीक है, तो आई थिंक इतना बात तो आपको कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछता है कि इटली का एकीकरण कब हुआ? तो 1870 ईस्वी में। कहेगा क्या, जर्मनी का एकीकरण कब संभव हुआ? तो 1871 ईस्वी में, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको बहुत ज्यादा लिख दिए, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना बात तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना, बिल्कुल बवाल तरीका से। देखो हम इतना बात क्यों बता रहे हैं मेरे भाई, इतना बात इसीलिए बता रहे हैं कि तुम इसको क्लियर कर लो। इतना बात तुम्हारे दिमाग में भाई होना चाहिए, अगर नहीं है तो बिल्कुल इस चीज को भर लो, चिपका लो, बात समझे कि नहीं। सीने से लगा लो फेविकॉल से, बात समझे कि नहीं, वही वाला बात है। तो यहां पर देखिए अब क्या कह रहा है कि साम्यवादी, इतना बात तो हो गया। अब कह रहा है क्या, साम्यवादी घोषणा पत्र। तो साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। कल ही फर्स्ट जो सीरीज बताए हम, रीड एंड पास का, रीड एंड पास भाई साहब बिल्कुल बवाल है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए, और जरूर आपको दोस्तों के पास शेयर करना चाहिए, ठीक है ना। देख लेता है कितना बचा, लेकिन सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया सब यार, बहुत बेईमानी करता है सब। ठीक है, कोई बात नहीं है, सब मोह माया है भाई। फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। करे क्या, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1848 ईस्वी में। कहेगा क्या, इसका लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, एंगेल्स, ठीक है ना, फ्रेडरिक एंगेल्स, ये दोनों दोस्त था, बात समझ गई। अच्छा, क्वेश्चन कहेगा क्या, साम्यवादी घोषणा पत्र तो ठीक है, अब कहेगा क्या, समाजवाद का जनक किसे कहा जाएगा, मतलब आधुनिक समाजवाद का जनक। तो साम्यवादी घोषणा पत्र को, आधुनिक समाजवाद का जनक साम्यवादी घोषणा पत्र को, ठीक है ना। कहेगा साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो साम्यवाद का जनक आप कार्ल मार्क्स को बोलिएगा। साम्यवाद को ही हम आधुनिक समाजवाद कहते हैं, या फिर वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। इसीलिए ये दिमाग खोपड़ी में चिपकाना होगा आपको, कि कभी कभी क्वेश्चन बदल के पूछेगा, कहेगा क्या कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किस है? तो पेट खजुआने से काम चलेगा ना। कौन? कार्ल मार्क्स है। दूसरा पूछेगा क्वेश्चन कैसे, कहेगा क्या, आधुनिक समाजवाद का जनक तो हो गया, आधुनिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, साम्यवाद, तीनों को दिमाग में रखना है, बस अभी कि नहीं। अब देखिए अगला करेगा, रासपुटिन कौन था? रासपुटिन, रासलीला, आप लोग सुने हो ना, रासलीला। तो रासपुटिन कौन था? रासलीला करने वाला। रासपुटिन एक भ्रष्ट पादरी था। देखो भ्रष्ट पादरी था, ये समझ, तुमको कहानी सुना भी होगा, बहुत सारे लोग, तुम लोगों ने भी सुना होगा यार, कि भ्रष्ट पादरी क्यों इसको कहा जाता है। आपको पता है कि रूस का जो राजा था, जार निकोलस द्वितीय, उसकी प्रिय धर्म पत्नी थी, उसकी तो प्रिय थी, उसकी पत्नी के प्रिय नहीं होगा बेचारा। ठीक है, तो उसकी प्रिय धर्म पत्नी थी, जिसका नाम था जरीना। कितना लड़का याद रखता है करीना? नहीं, गबड़ा देगा, ठीक है ना। ये करीना कपूर, बात समझे कि नहीं, ये वाली करीना कपूर नहीं, सैफ अली खान का, ठीक है ना। ये जो जरीना थी, ये भाई साहब जार निकोलस द्वितीय की जरीना थी, ठीक है ना।
लेकिन ये मैडम जो था चक्कर चल रहा था इनको भ्रष्ट पादरी साहब रासपुटीन के साथ, ठीक है ना। राजा साहब से राजा साहब जाते थे बाहर युद्ध उद्ध करने, कोनो फैसला सुना नहीं अंदर, मतलब समझ रहे हैं ना, वो वाला कहानी चल रहा था, ठीक है ना। पर्दे के पीछे कहानी चल रहा था, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि रासपुतीन ये भ्रष्ट पादरी कहेगा क्या किससे संबंधित है, तो जर्मनी से, सॉरी रूस से संबंधित है, क्योंकि रूस का शासक कौन था, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी के साथ इनका क्या रहा था, एक अवैध संबंध था। बात समझे कि नहीं, अवैध का मतलब इलीगल समझ जाइए, ठीक है ना। इलीगल का मतलब समझते हैं ना, जो कानूनी रूप से सही नहीं है। बात समझे कि नहीं। सामाजिक तो खैर छोड़ ही दीजिए, समाज में लोग तो अपना नियम चलता है। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, कहेगा अब इससे संबंधित क्वेश्चन समझिए, कहेगा रूस जापान युद्ध कब हुआ था, 1904-5 में हुआ था। या फिर कहेगा कि अगर क्वेश्चन 4 या 5 दे तो आप क्या मारेंगे, 4 मारिए, ठीक है ना। ठीक, अगर 4 या 5 में से कोई एक दे तो कोई एक मारिए, ना तो 1904-5 दे तो 4-5 मारिए, कोई दिक्कत थोड़ी है यार, अब उसमें से तुम्हें देखना है। कहेगा क्या, रूस जापान युद्ध में, बात समझे कि नहीं, कौन जीता हुआ था, तो जापान जीता हुआ था। फिर दूसरा क्वेश्चन कहेगा क्या, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, या फिर उसी को कह सकते हैं हम लोग रूसी क्रांति। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। लेकिन 1917 ईस्वी में दो क्रांति हुआ, एक तो हुआ था भाई साहब अक्टूबर, जिसे नवंबर की क्रांति कहते हैं, नवंबर क्रांति, बात समझे कि नहीं। नवंबर का क्रांति नए कैलेंडर के हिसाब से, क्योंकि जो ग्रेगरियन कैलेंडर था और जूलियन कैलेंडर दोनों में 13 दिन का अंतर था, बात समझे कि नहीं। ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना होगा, क्योंकि ग्रेगरियन कैलेंडर जो था ना, वो क्या था, जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता था, इसलिए थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो एक तो आपको फरवरी की क्रांति हुई थी, फरवरी की क्रांति, जिसे मार्च में बाद में उसको 7 मार्च को इधर से 7 नवंबर हो गया था, ठीक है ना। तो एक जो था आपको फरवरी की क्रांति, तो इसे ये मेन क्या था आपका, आंदोलन नहीं था, क्रांति नहीं था वहां का, ठीक है ना। मेन क्रांति कहा जाता है भाई साहब 1917 ईस्वी क्रांति को कहते हैं बोल्शेविक क्रांति, बात समझ नहीं, क्योंकि वहां पर बोल्शेविक पार्टी का क्या हो गया, गठन, मतलब कि वहां पर राज हो गया, ठीक है ना। आपको देखिए बोल्शेविक क्रांति, बात समझ नहीं, एक बोल्शेविक था, एक मेन सेविक था, बात समझ नहीं। वहां पर रूसी समाज, मतलब कि रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो था ना, वो दो भाग में बटा था। एक को कहा गया बोल्शेविक पार्टी, एक को कहा गया मेन सेविक पार्टी। मेंशेविक पार्टी जो था ना, वो बोल्शेविक क्रांति में जो उसका राज चल रहा था वो खत्म हो गया और बोल्शेविक पार्टी का राज आ गया। बोल्शेविक पार्टी जो था सबसे बड़ा पार्टी था, लेकिन वो आम जनता गरीब मजदूरों का पार्टी था, जिसे सर्वहारा वर्ग की पार्टी कहा जाता था, बस समझ नहीं, उसका शासन हो गया। इसलिए क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि दुनिया में सबसे पहले साम्यवादी सरकार का गठन कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। तो रूस में क्यों साम्यवादी सरकार का, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी क्या था, एक साम्यवादी पार्टी था, बात समझ नहीं, गरीबों का पार्टी था, मजदूरों का पार्टी था, ठीक है ना, सर्वहारा वर्ग का पार्टी था, ठीक है। तो वो साम्यवादी, तो वो साम्यवाद को सपोर्ट करता, बात समझ गए, इसलिए वहां पर साम्यवादी सरकार बना, कब, 1917 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में बना था, तो लेनिन के नेतृत्व में बना था, लेनिन, लेनिन के। तो एगो लेनिन से बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ था, तो 1924 ईस्वी में हुआ था। कहेगा कि लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति कब लाया था, तो 1921 ईस्वी में आया था। तो इतना बात जो है बवाल तरीका से आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बवाल तरीका से आप। अब अगला हम लोग क्वेश्चन समझते हैं थोड़ा सा, चलिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा लू क्या यार, चलो इतना कर लेता हूं यार, तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई साहब। करे क्या, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, पुर्तगाली था, बात समझ नहीं, क्योंकि भारत में भी पुर्तगाली आया था 1511 ईस्वी में, ये हिंद चीन में पहुंच जाता है, ठीक है ना। इसलिए दिमाग में भाई साहब ये बैठा लीजिए, तो हिंद चीन का प्रथम व्यापारी कौन था, हिंद चीन का प्रथम व्यापारी भाई साहब पुर्तगाली था, बात समझ नहीं। तो हिंद चीन का प्रथम व्यापारी, मतलब हिंद चीन में प्रथम व्यापारी यानी शासन करने वाले कौन थे, पुर्तगाली थे, ठीक है ना। लेकिन हिंद चीन में शासन किनका चालू स्थापित हुआ था, तो फ्रांस का, बात समझे कि नहीं, फ्रांस, हिंद चीन। कहेगा हिंद चीन में कौन कौन से देश आते थे, रूस, सॉरी रूस कहते हैं, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ठीक है ना, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कराए, नरोत्तम सिंहानू कहाँ का शासक था, पिछले ही हम लोग वीडियो में बात किए होते, नरोत्तम सिंहानू कहाँ का शासक था, तो कंबोडिया का शासक था। कहेगा बाओदाई, बाओदाई ये कहाँ का शासक था, तो दक्षिणी वियतनाम का, दक्षिणी वियतनाम का। कहेगा वियतनाम को दो भागों में किस वर्ष बांटा गया, तो 1954 ईस्वी में, बात समझे कि नहीं, किस समझौता में, जेनेवा समझौता में, जेनेवा समझौता में,
समझौता, समझौता में, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेगा हनोई समझौता कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी में। हनोई समझौता कब हुआ था, 1946 में। कहेगा हुआ हुआ आंदोलन कब हुआ था, हुआ हुआ, हुआ हाउ आता है, हुआ हाउ आंदोलन। हम लोग हुआ हुआ आंदोलन बच्चे से पढ़ते आएगा भाई साहब, ठीक है ना। हुआ हुआ हाउ आंदोलन तो 1939 ईस्वी में, एक प्रकार का धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इतना दो चार गो बात है, चिपका के रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें क्या, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो बच्चा बच्चा जानता है, बात समझे कि नहीं। और इसके खिलाफ में जो है, इसको लेकर के सबसे बड़ा बदला किसने लिया था उधम सिंह ने, उधम सिंह। बात समझे कि नहीं, जनरल उठा के जाके इंग्लैंड में, बात समझे कि नहीं, कैंगस्टन जो हॉल था, वहां पर जाकर के डायरेक्ट गोली उठाया, बवाल। बात समझे कि नहीं, गोली मार करके उसको मारे, क्योंकि उधम सिंह बोल रहे थे जब गोली मारे, बोले कि मेरे जीवन का उद्देश्य था जनरल डायर को मारना, आज मार दिए, बात खत्म, चलो ले चल के जेल में डालो, क्या दिक्कत है। मात्र 19 दिन के बाद जो है, ठीक है ना, उनको क्या कर दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया उधम सिंह को। कहाँ पे, इंग्लैंड में ही। देख रहे हो ना, ऐसा ऐसा जिद्दी आदमी दुनिया में हुए, दुनिया में नहीं, भारत में। पर का पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है, भाई अमर। पूंजीपति का मतलब क्या होता है, जो बड़े बड़े उद्योगपति, मतलब उद्योग का जो स्थापना किए हुए हैं, बात समझे कि नहीं, पूंजीपति जो उद्योग का स्थापना किए हुए हैं, बात समझे कि नहीं, कारखाना के जो मालिक हैं, तो वो किसका, श्रमिक वर्ग की, तो उसमें श्रमिक काम करने वाले हैं, तो श्रमिक वर्ग का। कितना लिखा, ये सभी वर्ग का लिख देगा, ए भाई बोरा में चल जाएगा तू। सभी वर्ग कैसे हो जाएगा, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग का, ये उद्योग से क्या मतलब है। वहां पे जाएंगे काम करनी, अपने खेत में काम कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। कितने लोग समझाने लग जाएंगे कि मध्यम वर्ग का शोषण करने लग गए, कृषक वर्ग का शोषण करने लग गए, बहुत तरह का तर्क देने लग जाएंगे। तुम भी समझ जाओगे, क्या करोगे भाई। अभी 10th क्लास में हो, जैसे समझाया जाता है समझ लेते हो। इसलिए श्रमिक वर्ग का फर्क क्या। आर्थिक महामंदी का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक महामंदी का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक मंदी का क्या प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक मंदी में क्या होता है, पूरा का पूरा बाजार ठप हो जाता है, उत्पादन खत्म हो जाता है, बात समझे कि नहीं। उसके बाद उपभोग खत्म हो जाता है, मार्केट का जो सर्कुलेशन है, लिक्विडिटी है, पूरा खत्म हो जाता है। लिक्विडिटी का मतलब पैसा का आदान प्रदान खत्म हो जाता है। तो उत्पादन में तेजी, भाई यार कैसे हो जाएगा, वस्तु उपभोक्ता की मांग में तेजी, तेजी तो खत्म हो जाता है, तेजी नाम का शब्द नहीं आएगा। अकाल और बेरोजगारी, अकाल भी आएगा, बेरोजगारी भी आएगा, लेकिन यहाँ पर सबसे मजबूत अगर कहा जाए कि ऑप्शन कौन है, तो बेरोजगारी। बस समझे कि नहीं। अकाल को कभी कभी हम लोग बीमारी उमारी से भी हम लोग जोड़ सकते हैं, इसलिए बेरोजगारी समझ जाइएगा, ठीक है। अगला कह रहा है क्या कि कागज का आविष्कार कब हुआ था, ए हमर राजा, कागज का आविष्कार हुआ था चीन में 105 ईस्वी में। टस पलाई लून, टस पलाई लून, टस पलाई लून नाम का एगो व्यक्ति था, कहाँ का, चीन का, ठीक है ना। ऐसा ही नाम चीनी का लोग का ना हो सकता है, तो चीन का था, ठीक है ना। इसने सर्वप्रथम क्या किया था, मलमल, मलमल और बात समझे कि नहीं, जो कपास होता है, कपास, उसका जो उसको लुगदी, मतलब उसका जो है रेशा निकाल करके, बात समझ, उसका कागज मतलब उसका मटेरियल निकाल करके, ठीक है ना। इसने क्या किया था, कागज पहली बार तैयार किया हुआ था। जब कागज का आविष्कार हुआ ना यार, तो छपाई के क्षेत्र में तो बवाल हो गया, ठीक है ना। तभी से छापखाना का विकास बहुत तेजी से हुआ। अगला क्वेश्चन का है क्या कि निम्न में से कौन लोकतंत्र में रंग विरोधी नहीं है, रंग विरोधी नहीं है, यानी अपार्थित सिस्टम के खिलाफ नहीं है। मार्टिन लूथर किंग थे, महात्मा गांधी बिल्कुल थे, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ, इनके साथ तो खुद हुआ था तो ये थे। तो जेड गुडी, जेड गुडी क्या होगा भाई साहब, ये रंग भेद के, लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, ये विरोध नहीं करते थे। बाकी लोग जो कहते थे ये गलत चीज है, ये इनको गलत नहीं मानती थी बेचारी, इसलिए जेड गुडी याद रखिएगा। ये इतना बवाल क्वेश्चन है ना, कि 1 साल के बाद हमेशा ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इसलिए दिमाग में आप बिल्कुल इसको जो है ना, इस क्वेश्चन को एकदम भाई साहब फेविक्विक से चिपकाइएगा। बात समझे कि नहीं, फेविकॉल वाला बात नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा मार्टिन लूथर किंग का संबंध किससे है, तो किंग कहेगा तो जर्मनी, किंग कहेगा तो जर्मनी, और जूनियर कहेगा, मार्टिन लूथर जूनियर का संबंध तो अमेरिका से था। और कहेगा अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है, तो मार्टिन लूथर जूनियर को कहा जाता है।
ठीक है ना। एक और क्वेश्चन क्या पूछता है कि मार्टिन लूथर किंग का मुख्य कार्य क्या था। देखिए मार्टिन लूथर किंग, बात समझे कि नहीं, मार्टिन लूथर किंग ने ही एक बात कहा हुआ था कि जो छापखाना है, मतलब आप कहिए तो जो एक तरह से हम लोग कहते हैं क्या, मुद्रण, मुद्रण जो है भगवान की दी हुई सबसे महानतम देन है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोला हुआ था, क्वेश्चन पूछता है कि किसने कहा था कि मुद्रण भगवान की दी हुई सबसे महानतम देन में से, बात समझे कि नहीं, महत्वपूर्ण है, बड़ी है, ठीक है ना। तो मार्टिन लूथर ने कहा हुआ था। एक और क्वेश्चन आता है क्या कि प्रोटेस्टेंटवाद का जो जनक है, बात समझे कि नहीं, वो कौन है, तो मार्टिन लूथर किंग, ठीक है ना। दूसरा अगला क्वेश्चन करें, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था। तो भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। 1953 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। और कहेगा क्वेश्चन कि राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन, दूर तरीके, पुनर्गठन आयोग, आयोग का गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1953 ईस्वी में गठन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में, तो फजल अली का अध्यक्षता में। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हम बिल्कुल कह रहे हैं ना तुम कि इसको बैठा लो दिमाग में। इस तीनों क्वेश्चन में से भाषा के आधार पर, राज्य पुनर्गठन आयोग के स्थान पर, और फजल अली, ये जरूर याद रखना है। तीनों में से ये वो क्वेश्चन नहीं आया तो तुम हमसे बतियाना, ठीक है ना, गारंटी है, इसको याद करके रखना, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है क्या कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश, तो किस भाषा, तो तेलुगु भाषा के आधार पर, बात समझे कि नहीं, तेलुगु भाषा के आधार पर। इस तेलुगु भाषा के आधार पर, बात समझे कि नहीं, तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करने के लिए वहां के तेलंगाना, मतलब कि आंध्र प्रदेश के श्री राम पोटालू नाम के एक व्यक्ति था, मुझे कंफर्म नाम नहीं याद है, ठीक है ना। वो बेचारा भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था, जिससे मर गया, डेथ हो गया, जिसकी वजह से इतना भयंकर बवाल हुआ कि सरकार को क्या करना पड़ा, 1953 ईस्वी में एक नया राज्य का गठन करना पड़ा। किस आधार पर, भाषा के आधार, बात समझे कि नहीं। और 1956 आते आते, बात समझे कि नहीं, इसको राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना किया गया, बात समझे कि नहीं, पहली बार भाषा के आधार, बात समझ आए। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है ना। दो और बात याद रखिएगा, कहेगा क्या, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता दिवस, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कहेगा तो याद रखिएगा आपको 24 दिसंबर। कहेगा अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता दिवस, तो अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का मतलब 15 मार्च है। बवाल तरीका से याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसमें कोनो परेशानी, कोनो दिक्कत नहीं। कहिए सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी क्यों सही है, आपको बताए थे। सत्ता में साझेदारी का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए पावर है, वो पावर किसी एक आदमी के हाथ में नहीं दे रहे, या फिर किसी एक समुदाय के हाथ में नहीं दे रहे। सरकार बन रही है तो ये नहीं कि हिंदू का सरकार बन गया या मुस्लिम का सरकार बन गया, सिख का, ईसाई का, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सरकार अगर बन रहा है तो उसमें सभी लोगों का बराबर योगदान होना चाहिए, सभी लोगों का बराबर हक होना चाहिए, सभी लोग उसमें सरकार में जा सकते हैं, सभी धर्म के लोग जा सकते हैं, सभी भाषा के लोग जा सकते हैं, बात समझे कि नहीं। और वो सारे लोग, बात समझे कि नहीं, अपने अपने धर्म, भाषा, जाति को बराबरी रूप से बढ़ने का क्या कर सकते हैं, अवसर प्रदान कर। तो इससे क्या होगा, समन्वय आएगा, राय विचार होगा लोगों में, ठीक है ना। वहां पर क्या होगा, विद्रोह का भावना नहीं आएगा। नहीं तो खाली हिंदी भाषी के क्षेत्र के, मान लीजिए खाली हिंदी भाषा बोलने वाले, या खाली हिंदू धर्म हो गए, कि या खाली मुस्लिम हो गए, बात समझिए, ये केवल सरकार का स्थापना कर लेंगे, तो बाकी जो धर्म के लोग हैं, बाकी भाषा के लोग हैं, उनके अंदर क्या होगा, द्वेष वाली भावना आ जाएगी। अरे बाप रे, खाली हिंदू सब सरकार में, खाली मुस्लिम सरकार में, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। तो लोगों में बिखराव हो जाएगा, बात समझे कि नहीं, वहां द्वेष का भावना आएगा, वहां पर क्या आ जाएगा, संघर्ष, मतलब वहां पर हो जाएगा, बात समझे कि नहीं, शांति नहीं हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सत्ता में साझेदारी क्यों सही है, क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव क्या होता है, कम होता है, क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम होगा, ठीक है ना, समन्वय होगा।
करें कि भारत में कहा महिलाओं के लिए आरक्षण है, तो पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, कितना प्रतिशत, तो 50%। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपको हम पिछला वीडियो में बताए हुए थे, इसलिए इसमें ज्यादा नहीं बात करेंगे। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं, तो पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर या मेयर कहते हैं, मेयर। ठीक है ना, याद रखिएगा पटना नगर निगम का स्थापना कब किया गया था, 1950 में। बिहार का प्रथम नगर निगम पटना नगर निगम। अगर भारत का प्रथम नगर निगम तो मद्रास, मद्रास कब, तो 1688 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करे कि भारत में हुए 1977 ईस्वी के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। आपको बताया था कि 1975 ईस्वी में क्या हुआ था, क्वेश्चन आता है कि 1975 ईस्वी का वर्ष किस लिए जाना जाता है। तो याद रखिएगा 1975 ईस्वी का वर्ष जो है भाई साहब, आपको आपातकाल के लिए जाना जाता है, आपातकाल के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, उसी समय क्या हुआ था, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किए थे कौन, जयप्रकाश नारायण, 1974 ईस्वी। दिमाग में रखना है आपको। तो 1977 ईस्वी में क्या हुआ, आम चुनाव हुआ और उसमें जनता पार्टी का सरकार बना और भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बन गए, मोरारजी देसाई बन गए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन, प्रथम गैर कांग्रेसी, प्रथम प्रधानमंत्री नहीं, प्रथम गैर कांग्रेसी मतलब बिना जो कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, वो कौन बन गए, मोरारजी देसाई वहां के सरकार बन गए। ठीक है ना, प्रधानमंत्री बन गए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना होगा आपको। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। 2005 में सूचना का अधिकार कहां से शुरू हुआ था, तो राजस्थान से हुआ था। कह कि निम्नलिखित में से देश में, निम्न देश में से कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के में होगा, भारत में होगा। पहले वो अगर कहेगा अमेरिका में तो पूंजीवादी, चीन में कहेगा तो साम्यवादी, कहने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है, तो बीमारू राज्य कौन होगा, बिहार। बीमारू राज्य कौन होगा, बिहार। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, किस क्यों, क्योंकि इसका आय कम है, बात समझे कि नहीं, क्योंकि 2002 ईस्वी में क्या हुआ था, राष्ट्रीय मानव अधिकार मतलब कि एक तो होता है आपको यूएनडीपी के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा निकाला गया था कौती, आपको पता ही होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई। ठीक है ना, तो ये नेशनल ह्यूमन मतलब कि अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल था, बात समझ गई, सभी देश के बीच एक राष्ट्रीय निकाला गया था। उस समय कौन थे, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा निकाला गया था, जिसमें बिहार, बात समझ नहीं, बिहार था, मध्य प्रदेश था, आसाम था, राजस्थान था, उड़ीसा था। ठीक है ना, ये सभी जो देश था वो सबसे पीछे आया हुआ था, बात समझे कि नहीं, मतलब उसका आय कम था, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर था, जिसे बीमारू राज्य कहा गया। बीमार का मतलब यही ना होता है जो कमजोर है, आर्थिक मतलब कि शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से, सामाजिक रूप से, हर तरह से कमजोर है उसे कहा जाए। करे क्या, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो पटना जिले का प्रति व्यक्ति, अपना पटना वाला का सबसे व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय क्या है, कम, ज्यादा है, और कम सबसे ज्यादा शिवहर का। ठीक है ना, मतलब सबसे ज्यादा कम किसका है, शिवहर का, सबसे ज्यादा किसका है, तो पटना का। ठीक है ना, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, तो देखिए बांग्लादेश के मुद्रा का नाम क्या होगा, याद रखिएगा आपको, टाका। बांग्लादेश का मुद्रा का नाम टाका, बांग्लादेश का राजधानी ढाका। अच्छा, क्वेश्चन कहेगा क्या कि आपको खूब दिमाग में एकदम बैठा कर रखिएगा कि जापान के मुद्रा का नाम एग्जाम में पूछा हुआ है, तो जापान के मुद्रा का नाम येन। चीन के मुद्रा का नाम, क्योंकि सारा का सारा लिखवाए हुए हैं, युआन। चीन के मुद्रा का नाम युआन। रूस के मुद्रा का नाम रूबल। फ्रांस के मुद्रा का नाम, फ्रांस के मुद्रा का नाम क्या होगा, देखिए याद रखिएगा, फ्रांस जो है ना यूएनओ का मतलब, सॉरी, यूएन, यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। बस समझिए यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, तो उस वहां पर याद है कि यूरोपियन यूनियन में जो मुद्रा चलता है, वो आपको जो मुद्रा चलता है यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन यूनियन का जो मुद्रा है, वो मुद्रा का नाम है भाई साहब, यूरोपियन यूनियन में मुद्रा जो चलता है, आई थिंक क्या यार, बहुत इजी है यार, दिमाग में से निकल रहा है। यूरोपियन यूनियन में जो मुद्रा चलता है, अ, 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 मेरे दिमाग में से भी निकल रहा है, थोड़ा सा आपको पता होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स कीजिएगा। हालांकि हम चलिए पढ़ाते पढ़ाते आपको बता दें, यूरोपियन यूनियन में जो मुद्रा चलता है आपको बता दें हम, खैर इसको छोड़िए अभी। ठीक है ना, यूरोपियन यूनियन में जो मुद्रा चलता है वो चलता है, एक तो रूस हो गया, फ्रांस रूस हो गया, एक अमेरिका, तो अमेरिका का डॉलर आपको पता ही है, और ये जो दिनार देखिए, दिनार, ये दिनार किसका होगा, आप थोड़ा सा देखिए, दिनार, और एक और याद रखिएगा, रियाल, रियाल। ठीक है ना, ईरान का, और दिनार इराक का, इराक का, बस अब देख नहीं, इराक का। ये थोड़ा सा आपको, दिमाग में थोड़ा सा रखना है, ठीक है ना। हम्म,
अभी क्रोएशिया नया नया जो है ना यूरोपियन यूनियन का नया नया पैसा जो है उसको उसका करेंसी को अभी जस्ट एक्सेप्ट किया है। मेरे दिमाग से यार निकल रहा है, कोई बात नहीं, अभी जस्ट मेरे दिमाग में आएगा आपको बता देंगे। करे क्या है, कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो संस्थागत, संस्थागत कल ही हम लोग बहुत चर्चा किए हुए थे, ठीक है ना। व्यवसायिक बैंक क्या होगा? संस्थागत का। बाकी क्या होगा? गैर संस्थागत का होगा, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है क्या कि व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? देखिए, पहली बार बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? 1949 ईस्वी को। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पूछेगा क्या आरबीआई का स्थापना कब किया गया था? तो अप्रैल 1935 ईस्वी में। दूर यार, क्या हो गया यार? या ये क्या हो गया? एक मिनट भाई, क्या हो गया यार? रुक जा, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं, हो जाएगा। यार कभी कभी लिखते लिखते घबरा जाता है। हो गया, ठीक है। तो ये कहेगा व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो तुमको यहाँ पहले प्यार से चीजों को समझ जाओ। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को, ठीक है ना। अब दूसरा कहेगा क्या, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में। 19 जुलाई 1969 ईस्वी को व्यवसायिक बैंकों का क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण किया गया। कितने बैंक का? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब बाकी जो 6 गो था वो 1980 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में क्या किया गया था? बाकी 6 गो बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बात समझे कि नहीं? टोटल 21 गो बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब तो बहुत सारे बैंक का प्राइवेटाइजेशन, बहुत सारे बैंक का विलय कर दिया गया, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें कि भारत में सेवा क्षेत्र का सामान्यतः कितने भागों में? कल ही बात करते हैं सेवा क्षेत्र को 2 भागों में, सरकारी एवं गैर सरकारी। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा हम चर्चा कर देते हैं जिससे आप लोगों को यार देखो मेरा वीडियो अगर लंबा है ना, लेकिन उसमें कंटेंट मिलेगा आपको। बात समझे कि नहीं? बिल्कुल बवाल तरीका से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया था? तो देखिए अधिनियम माने एक्ट जो आया था 2019 में आया था, लेकिन उस एक्ट को पास कराया जाता है तभी ना कानून संसद में, मतलब संसद के दोनों सदन में। बात समझे कि नहीं? लोकसभा राज्यसभा, फिर पास कराना होगा, साइन कराना होगा आपको राष्ट्रपति से, तब ना वो कानून बनेगा। तो 20 जुलाई 1920 को क्या किया गया था? इसको पूर्ण रूप से कानून बनाया गया। बात समझे कि नहीं? करे क्या, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है? तो सौर ऊर्जा कह रहा है क्या? तो सौर ऊर्जा कभी समाप्त होने वाला है? सूर्य से आने वाली ऊर्जा, प्रकाश नहीं, तो इसलिए उसको नवीकरणीय कह देंगे। कह रहा है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मृदा। तो काली मृदा का रेगर मृदा, काली मृदा का दूसरा नाम कपासी मृदा, कपासी मृदा, क्योंकि इसमें कपास सबसे ज्यादा पाया जाता है। कहेगा क्या कि काली मृदा में सबसे अधिक किस फसल को उगाया जाता है? तो कपास को दिमाग में रखना है। अगला क्वेश्चन कहेगा किस मिट्टी में जल धारण का क्षमता सबसे अधिक होता है? तो काली मिट्टी का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, करेगा वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को, देखिए वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? वन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा 3 भाग था यार? बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, कौन कौन सा 3 गो भाग था? तो आप याद रखिएगा इसको 3 भाग में। एक को बोलेंगे आरक्षित, संरक्षित, संरक्षित आरक्षित और खुला वन। बात समझे कि नहीं? संरक्षित, आरक्षित और खुला वन, ठीक है ना, 3 गो वन में। अगला कह रहा है गेहूं किस प्रकार का फसल है? तो गेहूं किस प्रकार का फसल होगा? ये देखिए गेहूं जो है बेसिकली आप याद रखिए, गेहूं जो है जैसे अभी जो समय चल रहा है वो गेहूं का समय है, ठंडी के समय में, ठीक है ना। और इसी समय जो है ना रबी पताई, रबी पताई कहा जाता है, जो देहात में होंगे समझ जाते होंगे, जिसको जैसे दलहनी पौधा, तिलहनी पौधा जो होता है अभी बोया जाता है, इसलिए रबी फसल कहा जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहे क्या, उजला सोना किस पौधा को कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है उजला सोना, ठीक है ना। जूट को क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर, ठीक है ना, भूरा सोना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो देखिए कहेगा कपास सबसे अधिक गुजरात में, जूट सबसे अधिक कहाँ होगा? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना, इसलिए दिमाग रखिएगा इसको, बात को दिमाग में। अगला क्वेश्चन क्या करे कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या होगा? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होगा? चूना पत्थर हो जाएगा। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होगा? चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा यहाँ पर, अच्छा बॉक्साइट किसका यस्क है? तो एल्यूमिनियम का याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से सबसे प्रथम स्थान कौन है? महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र में क्या है? सबसे ज्यादा पक्का सड़क है,
क्यों? क्योंकि वहां पर नगर बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े शहर है, शहरीकरण वहां पर ज्यादा हुआ है, इसलिए पक्का सड़क ज्यादा होगा। बिहार में क्या है, जहां पर कम नगरीकरण हुआ, जहां पर कम शहरीकरण हुआ है, वहां पर क्या होगा, कच्चा सड़क ज्यादा होगा। जैसे गांव, पक्का सड़क कम होता है गांव में, ठीक है ना। और बिहार में सबसे ज्यादा गांवों का भी मतलब गांव, बिहार को तो गांवों का देश कह सकते हैं। यहाँ पर तो बहुत कम शहर का विकास हुआ है, इसीलिए क्या है, यहाँ पर पक्का सड़क कम है, ठीक है ना। तो सबसे अधिक कहां पे होगा, महाराष्ट्र में। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है, तो लीची के उत्पादन के लिए मुजफ्फरपुर और वैशाली, नहीं सुने हैं? मुजफ्फरपुर के लीची, बात समझ में कि नहीं, और हाजीपुर के केला, वैशाली, ठीक है ना। पहले क्या है, बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन आच्छादित है, तो 7.32। 7 से रिलेटेड जो भी आएगा ना वो मार दीजिएगा, ठीक है ना। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो याद रखिए, पटना में गोलघर भाई साहब अनाज रखने के लिए बनाया गया था। इतना गधा टाइप का इंजीनियर था सब, बात समझे कि नहीं, कि ऐसा उसको गोलघर को बनाया कि आज तक उसमें अनाज नहीं रखा है, बात समझे कि नहीं। लोग जाता है बाहर से घूम के फोटो वोटो खींच के चलाता है, हम भी फोटो खिंचवाए हुए हैं, ठीक है ना, इंस्टाग्राम पर लगाए हुए तो ऐसा ही फोटो हुआ है, लेकिन आज तो कोई देखा नहीं होगा, ठीक है ना, पता ही नहीं चलता है कैसे उसको पब्लिक करे। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा का मतलब देखो, आपदा जो होता है ना मेरे भाई, वो दो तरह का होता है, आपको पता ही है। एक को कहते हैं हम लोग मानव जनित आपदा, दूसरा को कहते हैं प्राकृतिक आपदा। यानी जब मानव गलती करेगा और मनुष्य के संकट उत्पन्न होगा मनुष्यों के बीच में, ठीक है ना, मानव जीवन तबाह हो जाएगा, तो मानव जनित आपदा, जैसे आतंकवाद, किसी का मर्डर कर देना है, बात समझे कि नहीं, किसी के लाइफ तबाह मतलब किसी का जीवन बर्बाद कर देना है ना, होता है, वो भी आपदा ही है। मतलब है कि नहीं, कितना लड़का सोच रहा है ये कैसे आपदा हो जाएगा, बिल्कुल आपदा। आपदा का मतलब क्या, जो मानव जीवन को अस्त व्यस्त कर दे, क्या। अब मान लीजिए कि आप, मान लीजिए आप ही हैं, आपको किसी से मान लीजिए लगाव हो चुका है, फरवरी का महीना चल रहा है, क्या आपको पता ही होगा। तो मान लीजिए आपको किसी से लगाव है और पता चल जाए आपको 2 दिन के बाद या फिर फरवरी के बाद पता चले चॉकलेट वॉकलेट दे दिए, बात समझिए, सब कुछ दे दिए, पता चले कि उसका किसी और के साथ चक्कर है। अब वहां पर समस्या क्या हो जाएगा, आपका आपका जीवन तबाह हो गया, ये भी एक प्रकार का आपदा से कम है, बात समझे कि नहीं। दूसरा क्या हो जाएगा कि वैसा आपदा जो जिसके आने में, जिसके उत्पन्न होने में मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, बात समझे कि नहीं। जैसे भूकंप, सुनामी, चक्रवात, आंधी तूफान, बात समझे कि नहीं, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है, ठीक है ना। ये प्राकृतिक जनित भगवान का ये जो है ना एक रौद्र रूप है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है मानव जनित आपदा नहीं है, तो मानव जनित आपदा कौन नहीं होगा, सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, ये सारा का सारा तो मानव जनित है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, डी नंबर है। अगला क्वेश्चन, बाढ़ के समय हमें निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए, तो किस स्थान पर जाइएगा, ऊंचा स्थान पर जाइएगा, ठीक है ना। ये आपदा प्रबंधन का है, आपदा प्रबंधन का वीडियो हम आपको बहुत अच्छी तरह से 40 क्वेश्चन का शायद बनाए थे, अगर उसको बढ़िया से पढ़ लेते तो आप बिल्कुल बवाल तरीका से समझ सकते हैं। नहीं हुआ तो इसके हम लिंक में वीडियो डाल देंगे, ठीक है ना, और पहला वाला भी वीडियो डाल देंगे, जरूर आप देखिएगा, ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छा अच्छा लगे तो भाई शेयर वर्क कर देना तुम लोग, ठीक है ना, करते नहीं हो ऐसे। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो जल की अधिकता, बिल्कुल सही बात है। नदी तल में अवसाद की जमाव, यानी जो नदी होता है उसके तल में, यानी उसके जो जमीन का जो तलवा होता है, बॉटम जो होता है, उसमें क्या होता है, अवसाद, यानी जो सेडिमेंट्स वगैरह होता है, सीबीएसई वाली बात समझ जाएंगे, सेडिमेंट्स यानी जो कचरा वगैरह होता है, या फिर कोई ये तो मिट्टी उट्टी जो होता है, वो भरते भरते उसका जो होता है लेवल उठ जाता है। अब लेवल कमजोर हो गया, कोसी नदी में तो यही ना होगा, बिहार का कोसी जिसको शोक कहते हैं, कि उसका लेवल काफी हाई हो चुका है, गहरापन खत्म हो गया, तो उसमें थोड़ा भी पानी आएगा तो क्या होगा, अपने आसपास के एरिया में फैल जाएगा, जिससे क्या होगा, भारी तबाही हो जाएगा, और वहां पर भयंकर क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। और वर्षा की अधिकता, ज्यादा वर्षा हो जाएगा, तो इनमें से क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। कहे कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन हो जाएगा, सार्वजनिक टेलीफोन। अब तो ऐसे मोबाइल हो चुका है, लेकिन भाई साहब आपके बीटीबीसी वाले तो इतना ना होशियार ये पब्लिकेशन, इतना ना होशियार ये सरकार हमारी है, कि अभी तक इस बुक का कभी भी क्या हुआ है, मतलब अपडेट नहीं हो पाया है। वही चीज है, वही चीज हम लोग यूज किए जा रहे हैं। मतलब क्या बताए भाई साहब, आजकल के जमाना ही इतना मतलब कि इतना मतलब समय फास्ट हो चुका है कि लोग अपने रिलेशनशिप को अपडेट कर दे रहे हैं 1 महीना में। ये किताब 9 साल से चल रहा है, कितना मतलब दुख का बात है। ठीक है ना? तो ये क्या हो जा रहा है कि ये क्या हो जाएगा आपका सार्वजनिक टेलीफोन, आपको तो मारना ही पड़ेगा, क्या कीजिएगा, मजबूरी है। तो भाई साहब आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, रीड एंड पास का सेकंड वीडियो कंप्लीट किया, बिल्कुल एकदम सत्यनारायण भगवान का नाम लेते हुए। और आपको भी बहुत अच्छे तरह से दिल दिमाग को एकाग्र करके पढ़ना है भाई साहब, बस अभी नहीं, चीजों को अच्छे से पढ़ना है,
फरवरी के महीना के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो मार्च में भाई साहब फिर वही बात हो जाएगा कि गारंटी है जितना इधर चक्कर में पड़िएगा फिर मार्च में ब्रेकअप होना ही है। इसलिए अभी उसके चक्कर में मत पड़िए, बाद में सब ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे आज कौन सा डे है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो तो हमेशा लाते ही रहेंगे। चाहे आप सब्सक्राइब कीजिए, चाहे शेयर कीजिए, नहीं कीजिए, कोई फर्क नहीं। सब मोह माया तो है ही, क्या कीजिएगा, इसी की तरह से हम लोग रह रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।